नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 प्राइम में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री के आज जारी किए गए बाघों को लेकर आंकड़ों की। देश में 2018 से 2022 के दौरान 200 बाघ बढ़े हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर कर्नाटक के मैसूर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि देश में बाघों की आबादी 3167 हो गई है। ये 2018 में संख्या 2967 थी। इससे पहले मोदी रविवार सुबह 8:30 बजे बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, हैट, ब्लैक चश्मे और कैमरे के साथ नए लुक में नजर आए। प्रधानमंत्री ने बांदीपुर टाइगर रिजर्व में खुली जीप में करीब 20 किलोमीटर लंबी जंगल सफारी की है। इसके बाद उन्होंने कर्नाटक सीमा से लगे मदुमलई नेशनल पार्क में तेप्पागुडू एलिफेंट पार्क पहुंचकर हाथियों को गन्ने खिलाए। ये वही नेशनल पार्क है जहां पर ऑस्कर विनिंग शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स शूट की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी फिल्म में नजर आए हाथी रघु और उसे पालने वाले बोमन और बेली से भी मिले। पीएम मोदी हाथियों के पास भी गए और उनको गन्ना खिलाया। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की कई तस्वीरें सामने आई हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने टाइगर से जुड़े नए आंकड़े जारी किए हैं। इसके अलावा एक सिक्का भी पीएम मोदी ने जारी किया। प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस IBCA की भी शुरुआत यहां से की है। प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय है। भारत ने टाइगर को न सिर्फ बचाया है बल्कि उसको फलने फूलने का एक बेहतरीन इकोसिस्टम दिया है। जिस समय हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, उसी समय दुनिया की करीब करीब 75% टाइगर पॉपुलेशन भारत में ही है। मध्य प्रदेश में पाई गई 10,000 साल पुरानी रॉक आर्ट्स में टाइगर के चित्र पाए गए हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईसाई धर्म के पर्व ईस्टर पर रविवार को दिल्ली के एक बड़े चर्च का दौरा किया है। प्रधानमंत्री मोदी सैक्रेड हार्ट कैथेड्रल कैथोलिक चर्च पहुंचे जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी का वीडियो सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही चर्च पहुंचे यहां पर पादरियों ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर के फूलों का गुलदस्ता भेंट करके उनका स्वागत किया। चर्च में बच्चों ने सामूहिक प्रार्थना की। इस दौरान आम लोग भी चर्च में मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने ईसा मसीह के प्रति की गई प्रार्थना शांत मुद्रा में सुनी। चर्च जाने से पहले पीएम मोदी ने ट्विटर पर ईस्टर की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि ईस्टर का विशेष अवसर हमारे समाज में शांति सद्भावना को और गहरा करे। ये त्योहार समाज की सेवा और वंचितों को सशक्त बनाने में मदद करने के लिए लोगों को प्रेरित करें। आज के दिन हम प्रभु ईसा मसीह के पवित्र विचारों को याद करते हैं। ये ट्वीट प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री चर्च पहुंचे। तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज सुबह अयोध्या पहुंचे। वहां पर भगवान राम कथा पार्क से शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रोड शो किया। दोनों सीधे श्री राम जन्मभूमि पहुंचे और यहां पर रामलला के दर्शन किए गए। उनकी आरती उतारी। सीएम बनने के बाद शिंदे की पहली अयोध्या यात्रा है। इससे पहले वे जून 2022 में यहां पर आए थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अयोध्या के सरयू नदी के तट पर महाआरती भी की है। हम हमेशा कहते हैं कि हमारे लिए अयोध्या और राम मंदिर जो है ये हमारा रिश्ता बहुत सालों से है। जब कई साल पहले ये राम मंदिर का मुद्दा निकला तभी बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, जब हिंदुत्व का नाम लेने के लिए लोग डरते थे तब बाला साहब ठाकरे जी ने कहा, नारा दिया था, गर्व से कहो हम हिंदू है।
और अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर हुगली जिले में 2 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस को लेकर के हुई झड़पों के हालात की समीक्षा करने के लिए दिल्ली से पहुंची फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्यों को पुलिस ने प्रभावित इलाकों में जाने से रोक दिया। बताया गया कि जांच के लिए एनएचआरसी की फैक्ट फाइंडिंग टीम को नबान टोल प्लाजा के पास रोका गया। दरअसल पटना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस नसीमा रेड्डी की अगुवाई में एक 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम हिंसा प्रभावित हुगली जिले का दौरा करना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। पटना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस नसीमा रेड्डी ने कहा कि वे कह रहे हैं कि सीआरपीसी की धारा 144 लगाई गई है, लेकिन यहां कुछ भी नहीं है। वे डरे हुए हैं क्योंकि उनका पर्दाफाश हो जाएगा। खाली वहाँ जाके देखना है हमको और कुछ करने का है, उसके लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ जो हुआ वो मालूम हो जाएगा। हमको ये शक था कि ये जो कुछ भी वहाँ दंगा हो गए थे वो पूरा पुलिस की मदद से हुए। अब पूरा साबित भी हो गया कि पुलिस वहाँ दंगा होने दिया, उनके मदद से पूरा दंगा हो गए। अब जहाँ वो लोग ये अटेंटिव रह के पूरा प्रिवेंट करना था वो नहीं रोके। नहीं, सीपी हमसे बात नहीं कर रहे, हम अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं, लेकिन क्यों किस कारण से है वो, कि वो शर्मा रहे हैं या कोई चीज़ को घबरा रहे हैं या कुछ चीज़ छुपाना चाह रहे हैं कि हमसे बातचीत नहीं कर रहे। बात सामने कर दे कि इतने एफआईआर हुए थे, कल हम विक्टिम से मिले, उसने कहा कि कोई बातचीत नहीं हुई, मेरे को एफआईआर की कोई कॉपी भी नहीं मिली। कोई इतनी बड़ा हादसा हुआ है वायलेंस में, जो दंगाइयों ने उसके तलवारों से, उसके बहुत बेदर्दी से उसके हाथ पे अटैक किया है, तो उसका कोई एफआईआर नहीं है। और इसी बीच अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अतीक की पत्नी शाइस्ता पर शिकंजा कसा गया है। शाइस्ता की तलाश में 4 जगहों पर छापेमारी की खबर मिल रही है। आगरा, मेरठ और बरेली में पुलिस ने छापे मारे हैं। दिल्ली में भी यूपीएसटीएफ के छापे पड़े हैं। अतीक के करीबियों पर पुलिस की लगातार पैनी नजर है। तो दिल्ली में भी यूपीएसटीएफ ने कई जगहों पर छापेमारी की है। अतीक के करीबियों पर भी नजर रखी जा रही है। अतीक की पत्नी शाइस्ता पर अब पुलिस लगातार शिकंजा कसती नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी है। अतीक गैंग की लेडी ब्रिगेड पर शिकंजा, भाई के गुनाह में बहन भी गुनाहगार। जेल में अतीक, अब आयशा नूरी की तलाश तेज। उमेश पाल शूटआउट केस में अब अतीक गैंग की लेडी ब्रिगेड जांच एजेंसियों की रेडार पर है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार चल रही है, तो अब अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी की भी तलाश तेज कर दी गई है। आयशा नूरी पर भी आरोपों की लिस्ट लंबी है, लिहाजा पुलिस ने इसकी तलाश तेज कर दी है। प्रयागराज पुलिस ने अतीक की बहन आयशा नूरी को वांटेड घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, आयशा नूरी की दोनों बेटियां भी वांटेड लिस्ट में शामिल हो गई हैं। पुलिस जल्द आयशा और उसकी बेटियों पर इनाम की घोषणा कर सकती है। अतीक के रजिस्टर में मैडम कोड वर्ड मिला था, और जब इसे डिकोड किया गया तो पता चला कि आयशा नूरी ही अतीक गैंग की मैडम है। आयशा नूरी और उसकी बेटियों पर शूटआउट की साजिश रचने का आरोप है। शूटरों की मदद करने का आरोप है। इसके साथ ही शूटरों को फरार होने में भी मदद का आरोप है। आयशा नूरी के घर रुका था शूटर गुड्डू मुस्लिम। गुड्डू मुस्लिम को आयशा के घर पर मिले थे पैसे। वारदात के 10 दिन बाद आयशा के घर गया था गुड्डू। प्रयागराज शूटआउट केस में गुड्डू मुस्लिम आरोपी है और वो भी फरार है, लिहाजा इस मामले में प्रयागराज पुलिस और यूपीएसटीएफ ने भी जांच तेज कर दी है। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, उसके आसपास के जिलों या यूं कहें कि पूरे पूर्वांचल और दिल्ली एनसीआर में भी अतीक के परिजनों और उसके मददगारों की तलाश की जा रही है। अतीक गैंग के इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस के पास सबूत है, पर इंतजार आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचने का है। और फिर वो वक्त दूर नहीं जब अतीक गैंग के हर गुर्गे का पूरा हिसाब किया जाएगा। उमेश पाल की हत्या के बाद राजूपाल हत्याकांड में जो चश्मदीद हैं, उन्हें भी अपनी जान का डर सता रहा है। राजूपाल हत्याकांड में चश्मदीद रुखसाना को गवाही बदलने की धमकी मिल चुकी है, लेकिन उनका भी कहना है कि वो बयान जरूर देंगी। प्रयागराज में जिस तरह से राजूपाल हत्याकांड में
गवाह उमेश पाल की हत्या हुई थी। उसके बाद से राजू पाल केस से ताल्लुक रखने वाले हर किसी शख्स पर खतरा मंडरा रहा है। इस केस में चश्मदीद रुखसाना को भी अपनी जान का खतरा सता रहा है। आज 4-5 दिन पहले एक मुबारक हैं, अतीक के बहुत खास शूटर हैं। अभी 4-5 दिन कहें कि ऐसा है कि जैसे उमेश पाल गए हैं, अगर सीबीआई कोर्ट मत दे दिया है, बस हमारा केस लगने वाला है गवाही, अब तुमका हम मार दो। और देखी थी का होता है, जैसे भाई के आदमी सब भागे हैं, कुछ नहीं कह पाए सरकार, और हम भी वैसे करब और तुमका हम मारब जरूर, और नहीं गवाही बदल दिया। और हमारे पूरे परिवार का बहुत धमकी, बहुत सटकी, हम लोगन डेर के मारा कहीं निकली तो नहीं ना, शहर बाजार तक नहीं जाई डेर के मारा। अब बहुत धमकी, जब से उमेश पाल मारे गए बहुत डर लगता है। अतीक के गुर्गों पर गवाही नहीं बदलने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है, तो वहीं रुखसाना का भी कहना है कि उन्हें सरकार और कानून पर भरोसा है और वो कोर्ट में गवाही देकर रहेंगी। उमेश पाल की हत्या के बाद भी टूटी तो नहीं है अभी तक? नहीं, हम बिल्कुल गवाही देव, कोर्ट में देव, हमका योगी जी पर भरोसा है, तभी तो हमारा दिल बढ़ गया कि नहीं, सरकार हमारे सबके साथ में है, खड़ी है। और ऐसे ही सरकार की जरूरत है कि इनका मट्टी में एकदम मिला दें, जैसे मट्टी में कहे नहीं कि हम लोगन सुकून से रहे तो पाई। हम बहुत धमकी देते हैं, हम बहुत डरे हुए हैं। अतीक गैंग की तरफ से लगातार मिल रही धमकी की वजह से रुखसाना सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की गुहार लगा रही हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर सुरक्षा नहीं बढ़ी तो वो कोर्ट तक कैसे पहुंचेंगी। अतीक के गुर्गों पर इनके घर में घुसकर मारपीट करने का भी आरोप है। हमारी सुरक्षा हो और हम कोर्ट तक गवाही दे पहुंच जाए, बस चाहे मर जाए तो फिर हमका कोई गम नहीं ना। कि 18 साल से हम बहुत परेशान हुए, हमका बहुत तोड़े के कोशिश कहें, अभी आजकल कहें पैसा ले ले, हम कहा ना, हम बिल्कुल न लेब, हम गवाही दे, हम गवाही दे देव चाहे हमका मर जाए। राजू पाल हत्याकांड में गवाही देने के बदले में रुखसाना का परिवार 18 सालों से अतीक गैंग का आतंक झेल रहा है। सिर्फ रुखसाना ही नहीं बल्कि उनका परिवार ये आतंक झेलने को मजबूर है। उनके कई परिजनों के खिलाफ झूठे मुकदमे भी दर्ज करवाए गए। रुखसाना का कहना है कि अतीक के गुनाहों में शाइस्ता परवीन भी बराबर की भागीदार है। परमीन सब तो कराए नहीं, परमीन सहिस्ते से सब कराए नहीं, और वही सबसे धमकी देवती ही, सब कुछ करौती ही, पैसा के लालच देती ही, ऐसे करती ही। जब नहीं टूटा तो इधर उमेश का मरवाई दी ही। हम लोगन अपने दर पर खड़ी रही कि गवाही दे के तब मरब, ऐसे न मरब। राजू पाल की हत्या के बाद से ही उस केस से जुड़े कई लोग अतीक गैंग के निशाने पर हैं, जिनमें मुख्य गवाह रहे उमेश पाल की प्रयागराज में हत्या कर दी गई। तो दूसरी तरफ अब इस केस की चश्मदीद रुखसाना भी गैंग के निशाने पर है। यानी साफ है कि अतीक के खिलाफ गवाही देने वालों को उसके गुर्गे लगातार धमकियां दे रहे हैं और प्रताड़ित कर रहे हैं। जेल में बैठा अतीक अपने गुर्गों के सहारे उन लोगों को सता रहा है जिससे उसे खतरा है। तो वहीं पुंछ जिले के शाहपुर सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने घुसपैठिए को मार गिराया, तो वहीं 2 घुसपैठियों को जिंदा पकड़ा गया। सुरक्षा बलों से जानकारी मिली, उसके मुताबिक घुसपैठियों के कब्जे से 14 किलोग्राम नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया है। दोनों घुसपैठिए पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के बताए जा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस वुमन एलिसा स्लॉटकिन ने पाकिस्तान में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ बात की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए 100 कांग्रेसियों का समर्थन प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही हूं, ताकि सचिव टोनी ब्लिंकन मानवाधिकार को लेकर पाकिस्तान की बिगड़ती स्थिति के बारे में कदम उठा सकें।
तो वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जल्द ही एशिया की सबसे लंबी दो तरफा सुरंग जोजिला सुरंग के प्रति काम की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस टनल पर काम जोरों से चल रहा है। लगभग 40% काम पूरा हो गया है और पूरी परियोजना के साल 2026 में पूरा होने की उम्मीद है। अधिकारियों के मुताबिक इस टनल पर 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। इस प्रोजेक्ट से सफर का समय कम होगा। आमतौर पर द्रास पहुंचने के लिए 3 घंटे लगते हैं, जबकि सुरंग का काम पूरा होने पर महज 15 से 20 मिनट ही लगेंगे। हरपाल सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे टनल के हवाले से बताइए। जोजिला वेस्ट पोर्टल पे इस टाइम है हम यहाँ पे, क्या कुछ तैयारियां हैं इस टनल के हवाले से और कितनी स्ट्रैटेजिकली भी ये इम्पोर्टेंट है और बाकी जो लद्दाख के लोग हैं उनके लिए भी कितनी इम्पोर्टेंट है? यस, इट्स ए वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी लोग जानते हैं कि विंटर में जोजिला पास 3 या 4 महीने के लिए बंद हो जाता है, हर साल बंद हो जाता है। लद्दाख की जो आबादी है, आवाम जो लद्दाख का है, वो कश्मीर से कट जाता है और उनको कम से कम 4 या 5 महीने के लिए दवाइयाँ, राशन, फ्यूल और रोज़मर्रा की चीज़ें इकट्ठा करनी पड़ती हैं, जो बहुत ही कॉस्टली रेट पे मिलती हैं। जोजिला टनल बनने के बाद उनको कोई भी चीज़ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीर, श्रीनगर एंड रेस्ट ऑफ इंडिया वो किसी भी मौसम में एक्सेस कर सकते हैं और मेडिकल एड, दूसरा फिर ट्रैवल टाइम जो है ना बहुत कम हो जाएगा। अभी 3 घंटे के करीब ट्रैवल टाइम लगता है। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18, जोजिला। तो वहीं नारायणपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर आईईडी की चपेट में आने से एक जवान के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक छोटे डोंगौर थाना इलाके की घटना है, जहां ग्राम प्रेमापाल बहाकर के जंगलों में सर्चिंग पर ये जवान निकले थे। डीआरजी और बीडीएस की टीम सर्चिंग कर रही थी और इसी दौरान नक्सलियों ने यहां पर आईईडी प्लांट किया। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये आईईडी यहां पर लगाया गया था। घायल जवान का नाम बिसरू कोलियरा है और घायल जवान को जिला अस्पताल रेफर किया गया। एडिशनल एसपी हेम सागर ने मामले की पुष्टि की है। छोटे डोंगोर थाना इलाके का मामला, प्रेमापाल बहाकर के जंगलों में सर्चिंग पर जवान निकले थे, यहां पर आईईडी विस्फोट हुआ है।